हाय गाइस, कैसे हो बेटा आप लोग? एकदम बढ़िया। चलो हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स को आगे कंटिन्यूअस करते हैं। हमने दो तरीके की प्रिपरेशन देखी, एक फ्रॉम अल्कोहल से और दूसरी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से। हेलोजन एक्सचेंज तो विशेषकर कब है? जब हमारे पास पहले से एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड अवेलेबल है और उसमें से अगर मुझे एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो मैं सिंपल उसकी एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन करा दूंगा सोडियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा बेटा एल्काइल आयोडाइड। जो कौन सी नेम रिएक्शन थी? फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक है, और दूसरी नेम रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हमने कौन सी की है बेटा? दूसरी की है हमने स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम क्या करते हैं? एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को हम एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। रिएजेंट कौन सा लेंगे? जो भी मेटेलिक फ्लोराइड हो। मेटेलिक फ्लोराइड के एग्जांपल आपको दिए थे AgF, COF2, SbF5, ठीक है, Hg2F2। इन चारों में से कोई भी एक रिएजेंट यूज कर लेना है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और भी काफी सारी प्रिपरेशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बनाएंगे हेलो एल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में से। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन्स पता है आप लोगों को क्या होते हैं? कि जिन कंपाउंड्स के अंदर केवल कार्बन और केवल हाइड्रोजन आ रहे हों उन्हें क्या बोलते हैं? हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ये दो तीन तरीके के होते हैं, मेनली, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। ये सब आपको पता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं? जिस कंपाउंड में C और C जो लॉन्ग चेन है उस चेन में केवल सिंगल बॉन्ड दिख रहे हो कार्बन और कार्बन के बीच में, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा हो, एक भी पूरी चेन के अंदर हो सकता है 20 सिंगल बॉन्ड हो, लेकिन एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तुरंत अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, तुरंत अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो ये आप लोगों को सब कुछ पता है। तो हम देखेंगे एक एक करके, पहले हाइड्रोकार्बन फ्रॉम एल्केन से कैसे हम हेलो एल्केन्स बनाते हैं, फिर हम एल्कीन से देखेंगे। ठीक है, तो पहले लिखो बेटा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज फ्रॉम एल्केन्स। फ्रॉम एल्केन्स लिखो फटाफट। वी कुड प्रिपेयर, जो भी मैं बोल रहा हूं उसको लिखते जाओ। वी कुड प्रिपेयर हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्केन्स बाय द फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। बाय द फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब है कि हम हेलोजन उसके अंदर ऐड करेंगे, हेलोजन उसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, कौन सा हेलोजिनेशन है? फ्री रेडिकल। कौन सा बेटा? फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। अब तुमने 11th क्लास में ये रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ रखी है। ठीक है, क्या है? जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, CH4 है, उसकी रिएक्शन कराता हूं मैं किससे बेटा? Cl2 से। लेकिन फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में होगा? इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू। इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू। ठीक है, तो क्या बनता था? CH3Cl बन जाएगा सर। क्या बन जाएगा? CH3Cl, और एक HCl अलग निकल जाता है। फिर से ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड होती है। ये CH3Cl की फिर से अगर अवेलेबल है मेरे पास, अगर मैंने कोई फिक्स अमाउंट नहीं रखा है कि कितने Cl2 है मेरे पास, अगर Cl2 एक से ज्यादा हुए तो दोबारा Cl2 इससे रिएक्शन कर जाएगा H न्यू की प्रेजेंस में, तो ये बना देगा CH2Cl2। हर बार इसमें से तुम्हें एक HCl माइनस करते जाना है ना? एक Cl यहां से और एक H इसमें से, तो क्या बना? CH2Cl2, CH2Cl2, और ये जो माइनस HCl है उसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, दैट इज HCl अलग निकल गया। फिर से क्या हो सकता है? फिर से Cl2 इससे रिएक्शन कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, और क्या बना सकता है? CHCl3, दैट इज हेलो फॉर्म। हेलो फॉर्म है ना? अब याद रखना बेटा CHX3, ये तुम्हें मैं नोमेनक्लेचर वाले समय कराना थोड़ा सा भूल गया या निकल गया दिमाग से। ये जो तरीके के कंपाउंड होते हैं, ठीक है बेटा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड्स। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड मतलब 3 हेलोजन लगे हों किसी पे, तो हम उस कंपाउंड को बोलते हैं हेलो फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा? हेलो फॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे CH, X क्या है? हेलोजन है। X क्या है? हेलोजन, दैट इज F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे CHI3 आ जाता है तो ये बन जाएगा आयोडो फॉर्म।
क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म। अगर CHCl3 आ जाए तो बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म। इसीलिए मैंने जनरल लिखा है, हेलो और फॉर्म। ऐसे ही CHBr3 आ जाएगा तो बन जाएगा ब्रोमोफॉर्म। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे CHCl3 बन गया। ये CHCl3 क्या है, कुछ और नहीं है, यही तो है क्लोरोफॉर्म, यही तो है क्लोरोफॉर्म। सर ये तो अब भी पॉसिबिलिटी है कि रिएक्शन हो जाए, कि Cl2 फिर से इससे रिएक्शन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो CCl4 प्लस HCl बन जाएगा, ठीक है, CCl4 प्लस HCl बन जाएगा। ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक से देखो, एक ही कार्बन पे 4 हेलोजन लगे हैं, मतलब ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड हो गया, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड हो गया। ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखना। तुम सोचो कि डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड्स तक ही होते हैं, नहीं, ट्राई भी होते हैं, टेट्रा भी हो सकते हैं, क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसी पे क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है जी। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन मैकेनिज्म है। कौन सी है, फ्री रेडिकल। यहाँ पे फ्री रेडिकल्स में फ्री रेडिकल बनेंगे इंटरमीडिएट, और उसके बाद हमें ये CH3Cl वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ये देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं रिएक्शन का नाम बोलूं तो ये बेटा सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन। किसका, इसके Cl का, किसका, Cl का। दैट इज Cl यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से सब्स्टिट्यूट होता है ना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सर हमारे नहीं समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, तो बता देते हैं कि जब कोई, जैसे यहाँ पे CH4 है, ये CH4 है, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट बाहर से आया और इससे अटैच हुआ और उसी समय दूसरे को निकाला, मतलब एक एडिशन हो रहा है और एक एलिमिनेशन हो रहा है। जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ हों, किसी के एक रिएजेंट के साथ जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही हो, तो उसे बोलते हैं, क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। एक आ रहा है तो दूसरा जा रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। खाली ऐड हो जाता, कुछ निकलता नहीं इसमें से तो एडिशन रिएक्शन हो जाती। केवल निकल रहा होता, कुछ ऐड नहीं हो रहा है, तो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन होती केवल, ठीक है। तो एडिशन और एलिमिनेशन जब दोनों एक के बाद एक लगातार हो तुरंत, तो उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन थी, जनरली क्या होता है, ये जो Cl2 जब मतलब ऐसा नहीं है CH4 के साथ ही वो होगा इन्वॉल्व, किसके साथ, CH3CH3 के साथ भी हो सकता है। ये हमने मीथेन लिया, इथेन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये अगर हम कंट्रोल वे में यूज करें, मैं यहां पे फिक्स कर दूं कि मैं क्लोरीन जो है उसका एक ही इक्विवेलेंट ले रहा हूं, कितना, एक ही इक्विवेलेंट, मतलब एक ही Cl2 का मॉलिक्यूल ले रहा हूं, तो ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी, ये रिएक्शन यहीं रुक जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, नॉर्मल छोटे स्केल्स पे ऐसा केवल पॉसिबल होता है, ऐसा केवल पॉसिबल है इतने सारी प्रोसेस करवाना इंडस्ट्री लेवल पे। कहां पे प्रोसेस है बेटा, कहां पे पॉसिबल है इस रिएक्शन को रोकना या इसे कंटिन्यू कराना, इंडस्ट्री लेवल पे, क्योंकि काफी कॉस्टली रिएक्शन हमें ये पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं कि हमारी रिएक्शन इंडस्ट्री लेवल पे ही हो रही है, तो सर फिर बताइए कि हमें ये रिएक्शन CH3Cl तक ही कैसे रुकेगी, CH3Cl तक ही कैसे रुकेगी। तो अब हम इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, फिर इसकी एक दो प्रोडक्ट और देख लेंगे। चलो लिखो मैकेनिज्म, जो अभी रिएक्शन लिखी थी, CH4 को Cl2H न्यू की प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट दे रहा है, CH3Cl प्लस HCl दे रहा है। इसकी हम मैकेनिज्म बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं, मैकेनिज्म, ठीक है। चलो कैसे होगी मैकेनिज्म, सबसे पहला स्टेप, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, जैसे जैसे लिखा रहा हूं वैसे वैसे ही लिख लेना, ठीक है, जिससे आपको कोई भी एक एक स्टेप समझ में आना चाहिए। तो Cl2 जो है वो इस तरीके से है, क्लोरीन क्लोरीन, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, ये H न्यू की प्रेजेंस में दोनों अलग अलग टूट जाते हैं, ये बॉन्ड
देखो ये इसको बोलते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फिश हुक एरो। ये क्या है, ये क्या है, ये तुमने देखा होगा मछुआरे मछुआरे जब मछली पकड़ने जाते हैं तो ऐसा कांटा उनके पास होता है, जैसे ऐसे पानी में डालते हैं, है ना, मछली पकड़ने के लिए। तो वहीं से नाम आ गया इस एरो का कि ये है फिश हुक एरो। ये क्या शो करता है, मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन शो करेगा हमेशा। कहीं भी ये बना दिख जाए तो समझ जाना कि एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। क्लियर है बेटा, क्या हो रहा है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। तो इस बॉन्ड का मैं कहना ये चाहता हूं यहां पे कि इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन आगे वाले Cl के पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन पीछे वाले Cl के पास, तो क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। अब इसको बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप भी इसे बोलते हैं। इसमें होता क्या है, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा स्टेप क्या होगा, प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन होता है, प्रोपेगेशन में क्या होता है, CH4 जो है वो रिएक्शन करता है एक फ्री रेडिकल के साथ। ठीक है, क्या होगा, ये मान लो ये वाला बॉन्ड टूटता है तो किस में टूटेगा, CH3। इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, तो दो फ्री रेडिकल बन जाएंगे। ठीक है, H अलग हो गया और Cl तो पहले से था ही। अब ये H रेडिकल इस Cl के साथ कंबाइन हो जाता है और HCl बना लेता है। इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या होगा बेटा, CH3 अकेला रह गया एक इलेक्ट्रॉन के साथ, दैट इज रेडिकल। ऐसे गोला बना रहा हूं ना, जो छोटा सा यहाँ डिग्री नहीं है उसका मतलब है रेडिकल। ठीक है, और यहाँ क्या बन गया, HCl। अब ये जो CH3 रेडिकल बना है, ये जो CH3 रेडिकल बना है, ये क्या करता है, ये तुरंत, ज्यादा देर नहीं लगाता है, ये तुरंत क्या करता है, एक और क्लोरीन के, एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, और भी होंगे, तो क्लोरीन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। ठीक है, तो फिर से ये क्या है, Cl है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन इस पे आ रहा होगा, यहाँ से जब टूटेगा तो इन दोनों से मिलके इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज CH3Cl बन जाएगा और Cl फ्री रेडिकल रह जाएगा। Cl फ्री रेडिकल रह जाएगा। अब देखो, अगर रिएक्शन कंट्रोल्ड है, अगर बोला है कि रिएक्शन कंट्रोल्ड है, दो ही इक्विवेलेंट Cl लिया है, तो रिएक्शन क्या है, यहीं पे स्टॉप हो जाती है, CH3Cl रुक जाएगा। और ये जो Cl है, ये जो Cl बना है, ये इसकी टेंशन नहीं लेनी है। होगा क्या कि यहां पे एक फ्री रेडिकल ऑलरेडी बचा था, एक फ्री रेडिकल ऑलरेडी बचा था, उसके साथ लास्ट स्टेप में टर्मिनेट हो जाएगा। एक Cl और एक Cl मिलके क्या बना लेंगे, देखो ये वाला Cl जो था, ये वाला जो Cl है वो तो यूज हो गया, ये रहा। ठीक है, फिर हमने उसको दूसरे Cl2 से रिएक्ट करवाया, तो लेकिन ये तो अभी बचा है, तो यहां से ये वाला Cl और यहां से ये वाला Cl टर्मिनेशन स्टेप में, कौन सा स्टेप है, लास्ट टर्मिनेशन स्टेप, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। देखो ठीक से, CH3Cl। टर्मिनेशन स्टेप में क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, Cl रेडिकल ये जो बचा है और Cl रेडिकल दोनों कंबाइन हो जाते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, और Cl2 का मॉलिक्यूल बना देंगे, ये बना दिया हमने नीचे। ठीक है, और गलती से कोई भी रेडिकल बचता है वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे। मान लो अगर यहाँ पे कहीं CH3 रेडिकल और दो CH3 रेडिकल बने होते तो वो आपस में आके इथेन बना देते, दोनों मिल जाएंगे तो ये CH3 बना देंगे। हो सकता है एक CH3, पॉसिबिलिटी बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है, और एक टर्मिनेशन स्टेप में क्या आ जाएगा, एक CH3 बचा हो सकता है एक Cl बचा हो, तो क्या हो जाएगा, ये कंबाइन होके एक CH3Cl और बना देंगे टर्मिनेशन स्टेप में। लेकिन जो प्रोडक्ट है वो हमें कौन देगा, प्रोपेगेशन स्टेप ही देगा, जो प्रोडक्ट है वो हमें प्रोपेगेशन स्टेप ही देगा। ठीक है, अगर सर CH2Cl2 बनाना होता तो ये जो CH3Cl बचा है, ये जो CH3Cl बचा है, ये एक और Cl2 के साथ रिएक्शन कर जाता, एक और Cl2 के साथ रिएक्शन कर जाता और क्या बना देता बेटा, आगे CH2Cl2 बना लेता, फिर उसका प्रोपेगेशन चलता रहता आगे। लेकिन हमें CH3Cl की प्रिपरेशन करनी है, तो जनरल प्रिपरेशन आपके समझ में आ गई होगी। ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ये क्या है, CH3Cl है।
अब आप लोगों को एक चीज और बता दूं, मैं बार बार ये उल्टा सीधा क्यों लिख रहा हूं, मैं CH3 को सीधा क्यों नहीं लिख रहा सर, आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। बस इतना सा कारण है इसके पीछे कि जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन के बीच में है, इसीलिए IUPAC बोल देता है कि आप इन्हें आगे भी दिखा सकते हो इसके हाइड्रोजन को, ताकि ये पता चल सके कि ये जो बॉन्ड है वो कार्बन और क्लोरीन के बीच में है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन हो जाता है, इस तरीके से फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होता है। ये आपके समझ में आ गया बेटा। अब अगर ऐसी कुछ हाइड्रोकार्बन हो, दैट इज CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, इसमें अगर Cl2 या Br2 ले लो, देखो Br2 लोगे इसकी जगह तो Br सब्स्टिट्यूट होगा, Cl लोगे तो Cl सब्स्टिट्यूट होगा, H न्यू लगाओ। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है वो क्या मिल सकता है, एक तो ये मिल सकता है CH3 CH2 CH2, लास्ट वाले पे CH2Cl आ जाए। दूसरा क्या मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है CH3 CH2 CH और यहां पे Cl आ जाए और लास्ट वाले पे सब्स्टिट्यूट ना हो, मतलब इस पे एक बार आ गया, एक बार इस पे अटैच हो सकता है, एक बार इस पे अटैच हो सकता है। तो इसमें से मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा, देखो फ्री रेडिकल जनरेशन पे ये स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, फ्री रेडिकल जनरेशन पे। ठीक है, देखो अगर पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इसकी यहां पे क्या हो रहा होगा कि सबसे पहले ये बना होगा फ्री रेडिकल CH3 CH2 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 और फ्री रेडिकल। ठीक है, और इससे एक Cl फ्री रेडिकल, इससे एक Cl फ्री रेडिकल आके कंबाइन होता है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, ये जो फ्री रेडिकल बना है, एक तो ये बना किसके लिए, इस वाले के लिए, ये जो दूसरा प्रोडक्ट है इसके केस में कौन सा फ्री रेडिकल बना होगा, ये वाला बना होगा CH3 CH2 CH, यहाँ पे फ्री रेडिकल है और CH3, मतलब इसका एक H चला गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या था ना, पहले ये था कि 3 हाइड्रोजन लगे हुए थे, ये वाले में क्या था, 3 हाइड्रोजन लगे हुए थे, इसका एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया और एक इसे दे गया। ठीक है, तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया, अब जो कार्बन पे आ गया उसे हम फ्री रेडिकल से दिखा देते हैं, ये रहा। ठीक है, ये वाला ऐसे बना है, अब इस पे आके क्लोरीन अटैच कर दोगे तुम तो वो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा फर्स्ट, और ये फर्स्ट का इंटरमीडिएट हो गया। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा था, यहाँ पे ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है ना, एक H ये रहा, एक H ये रहा। अब इसमें सेकंड जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें क्या हुआ है, इसका हाइड्रोजन ना जाके इसका हाइड्रोजन गया है अपना इलेक्ट्रॉन लेके, और एक इलेक्ट्रॉन इसे दे गया, तो ये वाला फ्री रेडिकल बना। ठीक है, अब मुझे बताओ ये वाला फ्री रेडिकल जो है फर्स्ट वाला, वो उसकी डिग्री कितनी है, उसकी डिग्री कितनी है, मेरा फ्री रेडिकल जिसपे है उस पे कितने कार्बन लगे हुए हैं, सिंपल लॉजिक। अब यहाँ पे एल्काइल हैलाइड की डिग्री नहीं, कार्बोकेटाइन जैसा होता है वैसे डिग्री बतानी है, कार्बोकेटाइन की जैसे डिग्री बताते हैं, जिसपे मेरा पॉजिटिव चार्ज लगा होता है उस पे कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन, ये पता लगा लो बस, उसमें बता देते हैं कि कौन सा डिग्री, कौन सा कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। ऐसे ही जिसपे मेरा एक इलेक्ट्रॉन बचा है, मतलब फ्री रेडिकल है, उस पे डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच हैं ये बता दो, तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन से डिग्री का फ्री रेडिकल है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कौन सा है। तो देखो ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल वाला कार्बन, इस कार्बन पे कितने कार्बन अटैच है जी, एक ही है, ये रहा, 2 तो हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये कौन सा फ्री रेडिकल हुआ जी, 1 डिग्री, और ये कौन सा हुआ जी, 2 डिग्री, 2 डिग्री। अब तुम्हारी सहूलियत के लिए मैं तुम्हें ये बता देता हूं, जो स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की होती है, that is tertiary is most stable, then secondary, then primary। ऐसे ही 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल, then second 2 डिग्री, then 1 डिग्री। ऐसा क्यों, कार्बोकेटाइन में क्या होता था बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी जिसको साइड वाले पूरा करते रहते थे, तो 3 डिग्री में वो कमी 3 जगह से पूरी होती थी, तो जल्दी पूरी हो जाती है। ठीक है, जल्दी पूरी हो जाती है, ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि वो आराम से रह सकता है, क्योंकि उसके पास उसकी कमी को पूरा करने के लिए 3 लोग अटैच है,
3 कार्बन अटैच है जो उसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। ऐसा ही 3 डिग्री फ्री रेडिकल में होता है, ठीक है। 2 डिग्री में क्या है, 2 जगह से अटैच है। 1 डिग्री में क्या है, 1 जगह से अटैच होता है। तो इसके पास जब 1 जगह से अटैच है तो इसे जरूरत रहती है भाई ये तो मेरी कमी को पूरी नहीं कर पाएगा, तो बाहर वाले से मदद ले लूं। 3 डिग्री में क्या है, उसके पास खुद के घर के 3 है तो बाहर वाले से पैसे क्यों मांगेगा। 2 डिग्री में क्या, उसके पास 2 रहते हैं घर वाले, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, 3 में वो ज्यादा स्टेबल है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ये तो मैं कार्बोकैटायन से पता है। तो जो स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की है वही स्टेबिलिटी किसकी है बेटा, फ्री रेडिकल की, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है। सर सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है मतलब जब रिएक्शन चल रही है तो ये बहुत कम देर के लिए बनेगा, ये बहुत कम देर के लिए बनेगा। ये ज्यादा स्टेबल है, ये थोड़ा सा ज्यादा देर रुकेगा, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि क्लोरीन यहां पे आके अटैच हो। ये तो बहुत, ये बना, ये जैसे ही बनेगा ना तुरंत, बहुत कम, ऐसा नहीं है कि ये बन नहीं रहा होगा, ये बनेगा लेकिन ज्यादा क्वांटिटी। मान लो ऐसे समझ लो कि अगर 100 मेरे प्रोडक्ट की संख्या 100 है दोनों को मिला के, तो ये मान लो कि मेरा 80 बन रहा होगा, 80% बन रहा होगा, तो ये मात्र 20% बन रहा होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं दे रहा, एग्जांपल दे रहा हूं। तो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल के कारण मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, सेकंड वाला, ये वाला, और ये बनेगा बेटा माइनर। बड़े अच्छे से आपको समझाया है, ठीक है। तो ये क्या था, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, ठीक है। यहां पे ये कंप्लीट होता है, यहां पे क्या होता है, ये कंप्लीट होता है। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से कैसे ये बनता है। अब हम आपको एक चीज और बता दें, यहाँ पे ये एनसीईआरटी का पॉइंट है कि जैसे मैंने Cl2 की रिएक्शन कराई, Br2 की रिएक्शन कराई, Cl2 की रिएक्शन कराओ तो Cl अटैच हो जाएगा, Br2 कराऊंगा तो Br अटैच हो जाएगा। फ्लोरीन अटैच नहीं होता है क्योंकि रिएक्शन हैजार्डस हो जाती है, रिएक्शन हैजार्डस हो जाती है, इस तरीके से अटैच नहीं होगा, ये पॉइंट याद रखना। और आयोडीन भी अटैच करना है तो आयोडीन के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बीच में डालना पड़ता है, मतलब CH4 प्लस अगर मैं I2 कराता हूं इन प्रेजेंस ऑफ HNO, ठीक है। एनसीईआरटी का पॉइंट है, लिखा हुआ है लेकिन एक्सप्लेन हम तुम्हें कर देते हैं। तो ये बन जाएगा CH3 के हिसाब से, और दूसरा यहाँ पे HI बन रहा होगा, ठीक है। अब एक चीज बता देता हूं, ये जो HI है, ये जो HI है, ये क्या करता है बेटा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये क्या करेगा, तुरंत जैसे ही फॉर्म हुआ ये तुरंत इसके साथ रिएक्शन करके बैकवर्ड रिएक्शन दे सकता है। I के साथ चला जाएगा, H के साथ चला जाएगा। तो मुझे अगर ये रिएक्शन एक बार प्रोडक्ट बनने के बाद रोकनी है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दूंगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल के तौर पे HNO3 डाल दूंगा। ये HNO3 क्या करेगा, जैसे ही HI फॉर्म होगा इसको तुरंत ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या कर देगा, तुरंत इसे ऑक्सीडाइज कर देगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी, ठीक है। इसीलिए याद रखना, अगर हाइड्रोकार्बन स्पेशली एल्केन से तुम आयोडीनेशन वाला एल्काइल हैलाइड बनाते हो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 और HiO4 पर आयोडिक एसिड यूज करते हैं, HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा एल्केन से हम कैसे बनाते हैं, एल्केन से हम एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं। क्लियर। इस वीडियो में बेटा इतना ही, बाकी हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन वाला सेकंड मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।